We are 2 months away from enriching weapons-grade uranium to be used for peaceful purposes. It will be used only for medical research and clean energy. It will, and will certainly never be used to attack oh boy. सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से ये खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल के बाद दूसरा और इस्लामी मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के बाद दूसरा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन गया है। इस दावे के सबूत में आलमी मीडिया का ये दावा है कि ईरान ने जब इस साल दूसरी मरतबा इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर डायरेक्ट 180 रॉकेट से हमला किया, जो कि इसके मुताबिक हज़बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की शहादत, हमास के लीडर इस्माइल हानिया की शहादत और गजा के मासूम लोगों पर जुल्म का बदला था। लेकिन इस हमले के बाद इसराइल के मुमकिना जवाबी हमले से पहले ही अचानक 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया खसूसन एक्स पर यह पोस्ट किया जाने लगा कि एक दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को ईरान के सूबे समान के अंदर, जो कि ईरान के सूबे तेहरान से 70 मील दूर साउथ ईस्ट साइड पर मौजूद है, वहां पर 4.4 से लेकर 4.6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया गया था, जो दरअसल ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट का धमाका था, जिसे जानबूझकर सीक्रेटली अंडरग्राउंड किया गया था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। और इस खदशे को सबसे पहले रिपोर्ट किया इसराइल की सबसे मोतबर न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम है द जेरूशलम पोस्ट। और इनको ये शक इसलिए था क्योंकि इससे पहले नॉर्थ कोरिया भी सेम ऐसा कर चुका है। इसने भी अंडरग्राउंड दुनिया से छुपकर न्यूक्लियर धमाका किया और बाद में एक्सपर्ट और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने इसको कंफर्म भी किया था। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये शोर करना है कि दुनिया के तमाम मुल्क न्यूक्लियर पावर को सिर्फ एनर्जी या फिर मेडिकल पर्पस जैसे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। इससे कोई भी न्यूक्लियर हथियार ना बना सकें, वरना दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। बस जो मुल्क पहले बना चुके हैं वही काफ़ी हैं, और अगर कोई नया मुल्क ऐसी कोशिश करेगा तो दुनिया के तमाम मुल्क मिलकर इस पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं और इसको अकेला कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन भी मिलकर इस मुल्क पर हमला कर सकती है। इस इदारे का काम अपने मातहत मेंबर मुल्कों की न्यूक्लियर साइट्स के विजिट करना, न्यूक्लियर साइट्स की कैमरा और सेटेलाइट से निगरानी करना, और इसके अलावा यूरेनियम की खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड को, यानी वो कौन सा मटेरियल और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके रिकॉर्ड को भी देखना शामिल है। और इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स के पास मौजूद हवा, पानी और मिट्टी के अंदर मौजूद इनके असरात को चेक करना, इन मुल्कों की अनडिक्लेयर्ड साइट्स का भी अचानक से विजिट करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे खबरदार करना इसका काम होता है। और ईरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। लेकिन याद रहे कि ईरान के मामले के अंदर IAEA ने अब तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया, हालांकि मीडिया पर यह बार बार रिपोर्ट भी हो रहा है। मीडिया के मुताबिक इस ज़ल्ज़ले से सिर्फ 2 घंटे पहले ईरान ने अपनी एरोस्पेस को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। और दूसरा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने भी वाज़े तौर पर यह कहा था कि इसराइल का वजूद अब ज़्यादा अरसे तक बाकी नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, दरअसल हकीकत तो कुछ और ही निकली है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान भी बाकी मुल्कों की तरह जो कि इससे पहले न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर चुके हैं, अपने न्यूक्लियर हथियारों को क्यों नहीं बना सकता? आखिर क्या पाबंदियां हैं जो कि ईरान को ऐसा करने से रोक रही हैं? लेकिन उससे पहले ये जान लें कि सबसे हैरत की बात तो ये है कि ना ईरान ने यह क्लेम किया है कि यह ज़ल्ज़ला न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से था, और ना इसराइल ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान दिया है, और ना अमेरिका ने। यहाँ तक कि IAEA ने भी अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया, बल्कि इनका कहना है कि वो अभी भी रिसर्चर्स के साथ मिलकर इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़ल्ज़ले के बारे में US की जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़ल्ज़ला ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई के अंदर था, जो कि आम तौर पर कुदरती ज़ल्ज़ले या किसी सिस्मिक एक्टिविटी के अंदर देखा जाता है, क्योंकि ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे कोई बेस बनाना जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हो सके बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लिहाजा इनके मुताबिक भी ये दरअसल एक कुदरती ज़ल्ज़ला था, ना कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट। ज़ल्ज़ला या सिस्मिक एक्टिविटी को नापने के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिस्मोग्राफिक एक आला है जो कि ज़मीन की सतह के अंदर होने वाली हलचल या वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है और ज़ल्ज़लों की शिद्दत को नापता है। जब भी कोई मुल्क एटमी तजर्बा करता है तो वो ज़मीन के नीचे होता है ताकि बाकी दुनिया को इसकी खबर ना हो सके और आम शहरी आबादी को इसका बराह रास्त कोई असर ना पड़े। लेकिन एटमी तजर्बे के दौरान होने वाला धमाका ज़मीन के अंदरूनी तहों के अंदर एक बड़ी हलचल पैदा करता है जो कि सिस्मोग्राफिक पर ज़ल्ज़ले की तरह रिकॉर्ड होती है। यही वजह है कि ईरान के अंदर आने वाले ज़ल्ज़ले ने लोगों को शक के अंदर डाल दिया कि शायद ये वही एटॉमिक धमाका था, क्योंकि ईरान और इसराइल के ताल्लुकात इस वक्त बहुत ही टेंस स्टेजेस पर हैं और इसराइल और अमेरिका ईरान के हमले के बाद इसका बार बार बदला लेने की बात भी कर चुके हैं। इसके अलावा ईरान 1968 के अंदर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का मुआहदा भी साइन कर चुका है, जिसे मुआहदा बराए जोहरी हथियारों का अदम फैलाव भी कहा जाता है।
ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद एटॉमिक हथियारों के फैलाव को दुनिया भर के अंदर रोकना और एटॉमिक एनर्जी को पुरअमन तौर पर इस्तेमाल को आगे बढ़ाना है। 1968 के अंदर इसको दस्तखत के लिए पेश किया गया था और 1970 के अंदर ये नाफिज हो गया। इस एग्रीमेंट की बुनियाद है 3 पॉइंट्स पर। पहला ये कि वो मुल्क जो कि इस मुआहदे के वक्त एटॉमिक पावर नहीं रखते वो इस बात पर राजी हैं कि वो इन्हें हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेंगे या खुद से बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जबकि 5 न्यूक्लियर हथियार रखने वाले मुल्क अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया इस बात पर राजी हैं कि वो एटॉमिक हथियारों को बाकी किसी मुल्कों को नहीं देंगे। ये मुल्क अपने भी न्यूक्लियर हथियारों को आहिस्ता आहिस्ता घटाकर कम कर देंगे। साथ साथ इस मुआहदे के तहत एटॉमिक पावर को पुरअमन मकासद के लिए अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए, मिसाल के तौर पर इससे बिजली पैदा करने के लिए और इस पर रिसर्च करने की इजाज़त होगी। लेकिन इस बात का सख्त ख्याल रखा जाता है कि यह टेक्नोलॉजी हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल ना हो। इस मुआहदे के मुताबिक किसी भी रुकन मुल्क को इस मुआहदे से निकलने का हक हासिल है अगर इनके मुताबिक इनके मुल्क का मफाद खतरे में हो तो, लेकिन शर्त यह है कि वो मुल्क 3 माह का नोटिस देगा। आज तक 191 ममालिक इस मुआहदे के रुकन हैं, जो कि इसे सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा हथियारों के कंट्रोल मुआहदों में से एक बनाता है। इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल ने इस मुआहदे के अंदर शमूलियत हासिल नहीं की थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 2003 के अंदर इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन ईरान अभी तक इसका मेंबर है। और यही वजह है कि इसराइल अभी तक अपने न्यूक्लियर हथियारों को डिक्लेयर नहीं करता, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ये इसके पास मौजूद हैं, जो कि इसने अमेरिका की मदद से बनाए हैं। और ईरान का भी यही क्लेम है कि जब इसराइल इसे सीक्रेट रखकर खुद की सेफ्टी और मिडल ईस्ट के अंदर अपनी चौधराहट कायम रख सकता है, तो ईरान अपने डिफेंस के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसलिए इसने भी सीक्रेटली तौर पर इस पर काम शुरू किया, जिसकी वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ईरान पर कई दहाइयों से टाइम टू टाइम कई बार पाबंदियां लगाई और इनको मजीद सख्त भी किया। 2015 में ईरान और अमेरिका के दरमियान इसी मकसद के लिए एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी किया गया, जिसे जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। ये एक हिस्टोरिकल मुआहदा था जिसका मकसद ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना और इसके बदले ईरान पर आयद मुआशी पाबंदियों को हटाना था। ये एग्रीमेंट ईरान और P1+5 ग्रुप यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के दरमियान तय पाया और इसमें लिखा गया था कि ईरान ने यूरेनियम के ज़ख़ीरे को 300 किलोग्राम तक कम किया है, जो कि 15 साल तक बरकरार रहेगा। इस मुआहदे के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को दोबारा से डिज़ाइन करने पर इत्तफाक किया ताकि वह हथियारों के काबिल प्लूटोनियम को पैदा ना कर सके। इसके अलावा इसी मुआहदे के तहत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की मुसलसल निगरानी की जाती रही। इसी मुआहदे के तहत ईरान ने अपने मुल्क के अंदर IAEA के लोगों को भी रसाई देने पर रजामंदी जाहिर की, जो कि अपनी मर्जी से किसी भी मशकूक जगह का मुआयना कर सकते थे। और इसके बदले में ईरान को पाबंदियों के अंदर नरमी हासिल हुई, जिसके अंदर तेल की एक्सपोर्ट, बैंकिंग और दीगर इकोनॉमिकल सैंक्शंस का खात्मा शामिल था। साथ ही इसके फॉरेन एसेट्स जो कि बाकी मुल्कों ने फ्रीज कर दिए थे, इनको भी बहाल किया गया। अगर ईरान इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता तो ये पाबंदियां दोबारा से खुद ब खुद एक्टिव हो सकती थी, जिसे स्नैप बैक मैकेनिज्म कहा जाता है। यानी इस एग्रीमेंट के मुताबिक अब ईरान को IAEA और NPT के मातहत काम करना था। लेकिन मई 2018 के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर अमेरिका ने खुद ये मुआहदा ख़त्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस मुआहदे को नाकाफ़ी करार दिया गया, क्योंकि इसके मुताबिक इसके अंदर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते के अंदर इसके असर और रसूख को मुनासिब तरीके से डील नहीं किया गया। और ईरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस एग्रीमेंट की शर्तों को ख़त्म करके दोबारा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। ये एग्रीमेंट अभी तक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके तहत मुज़ाकरात जारी हैं ताकि इसको दोबारा बहाल किया जा सके या फिर नई शर्तों के साथ इसको दोबारा बनाया जाए। लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल बदला लेने की बात पर तुले रहते हैं और ये एग्रीमेंट दोबारा नहीं होता, तो ईरान इसराइल की तरह न्यूक्लियर पावर बनकर क्या कुछ कर सकता है, आइए जानते हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पहले ही शदीद इख्तलाफात हैं और अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल और बाकी मुल्कों के लिए ख़तरा बहुत बढ़ जाएगा। ईरान दुनिया की ताकतवर तरीन स्टेट के तौर पर सामने आएगा, जिस पर डायरेक्टली हमला करने से पहले कोई भी मुल्क 100 बार सोचेगा। लेकिन इसराइल ने पहले ही कह दिया है कि वो ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देगा और अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो इसराइल की जानिब से कोई फौजी कार्रवाई भी हो सकती है, जिससे जाहिर है कि आलमी जंग का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसराइल के जीने और मरने का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो इसके लिए फ़ायदे की बजाय काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो इससे दूसरे मुल्कों को भी एटमी हथियार बनाने का जवाब मिल सकता है, जैसा कि सऊदी अरब, तुर्की या फिर मिस्र, और इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर हथियार बनाने की एक दौड़ शुरू हो सकती है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की तरफ से ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं, जिससे ईरान की मईशत मजीद मुतासिर होगी और इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन मजीद बढ़ेगी।
कोई भी छोटा सा तनाज़ा या गलत फहमी बड़ी तबाही की वजह बन सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एटमी हथियार सिर्फ एक मुल्क या इलाके को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ईरान ने हमेशा ये दावा किया है कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए और वो एटमी हथियार तैयार नहीं करना चाहता। लेकिन अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो इसका यह दावा मशकूक हो जाएगा और दुनिया भर के अंदर इस पर एतमाद काफ़ी कम हो जाएगा। यही वजह है कि ना तो ईरान ने अब तक इसे अनाउंस किया है और ना दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर ताकत बनने के अभी तक कोई सबूत मिले हैं। दोनों तरफ सिर्फ खामोशी है। लिहाजा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक या फिर कंफर्म होने तक इस्लामी मुल्कों की तरफ से कोई खुशी मनाना या मुबारकबाद देना बिला वजह का टाइम वेस्ट करना है। और जो कुछ न्यूज़ चैनल इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वो दरअसल सुनी सुनाई बातें और अंदाज़ों पर बेस करता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान सीक्रेटली तौर पर वाकई एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है लेकिन दुनिया को अनाउंस नहीं कर रहा? या अमेरिका और इसराइल ऐसा करने से पहले इस पर डायरेक्टली हमला कर सकते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।